आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर में बात करेंगे एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। हेडिंग लिखना है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन हो, जैसे केमिकल रिएक्शन होने का मतलब बेंजीन को आप जलाइए, तो बेंजीन को जलाइए तो जलाना भी एक रिएक्शन है। तो बेंजीन को आप जला सकते हैं तो ओपन कंटेनर में जला सकते हैं बेंजीन को, तो जलाने से भाई जनरली हीट रिलीज होता है। तो हीट रिलीज होगा, उसके कारण भाई रिएक्शन का एज ए सिस्टम रिएक्शन है तो उसका एनर्जी चेंज होगा। उसका एनर्जी चेंज को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि वही बेंजीन को हम क्लोज कंटेनर में जलाएं तो क्लोज कंटेनर में भी हीट रिलीज होगा, लेकिन दोनों का हीट सेम नहीं होगा, दोनों का हीट अलग अलग होगा। और कुछ ना लिखे, खाली बोल देगा बेंजीन को जलाने का या बेंजीन को जला रहे हैं, तो जनरली अगर कुछ ना लिखा जाए जो तो भाई रिएक्शन जो होता है वह हमेशा ओपन कंटेनर में होगा। और ओपन कंटेनर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओपन कंटेनर का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ओपन कंटेनर का प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम आपको बताए हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी चेंज होता है वह जनरली इंथैल्पी में मेज़र किया जाता है। मतलब बेंजीन को अगर आप ओपन कंटेनर में जला रहे हैं तो उस दौरान जो एनर्जी चेंज होगा, हीट में बात करिएगा तो इतना हीट रिलीज हुआ, लेकिन उसी हीट को अगर आप इंथैल्पी में मेज़र करने का प्रयास करिएगा, एनर्जी को दूसरे फॉर्म में मेज़र करने चाहिएगा, तो चूँकि ओपन कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी मेज़र किया जाता है वह जनरली इंथैल्पी में मेज़र किया जाता है। अगर वही बेंजीन रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में अगर कराएं तो क्लोज कंटेनर में कराने से जो एनर्जी चेंज होगा, क्लोज कंटेनर में कराने से, तो वह चेंज वैल्यू इंटरनल एनर्जी के मेज़र, क्योंकि क्लोज कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और आपको बताएं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी चेंज होता है वह एनर्जी चेंज को इंटरनल एनर्जी में मेज़र किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कुछ ना लिखा जाए तो देखा गया कि अधिकांश रिएक्शन जो है, अधिकांश रिएक्शन को भाई हमेशा ओपन कंटेनर में ही कराया जाता है। तो अधिकांश रिएक्शन ओपन कंटेनर में कराया जाएगा तो भाई उसमें ओपन कंटेनर का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है भाई वहाँ जो एनर्जी चेंज होगा उस एनर्जी चेंज को इंथैल्पी में मेज़र करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जो दुनिया में जितना भी रिएक्शन होता है मेनली उसमें दो तरह का रिएक्शन होगा मेनली। पहला रिएक्शन होगा भाई वैसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में हीट, रिएक्शन के कंप्लीट होने से हीट रिलीज हो। ठीक, अब रिएक्शन के होने से हीट कैसे रिलीज होगा भाई? हीट कैसे रिलीज होगा सोचिए। तो रिएक्शन होने का मतलब क्या होता है? पुराना बॉन्ड टूटना। कोई भी रिएक्शन होने का मतलब है कि पुराना बॉन्ड टूटना। और पुराना बॉन्ड टूटने के बाद भाई मॉलिक्यूल जो है एटम में चेंज हुआ, और एटम आपस में जुड़ कर फिर से नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, है ना? तो पुराना बॉन्ड टूटना और फिर से नया बॉन्ड बनना, वही तो रिएक्शन है। पुराना बॉन्ड टूटना फिर से नया बॉन्ड बनना, यही तो रिएक्शन है आपका, है कि नहीं? तो बॉन्ड तोड़ने में हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा। जब भी बॉन्ड तोड़िएगा तो भाई एनर्जी देना पड़ेगा, और नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगा। ध्यान से सुनना है भाई कि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ेगा, और बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगा। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि बॉन्ड टूटा भी और बॉन्ड फिर से बन भी गया, तब रिएक्शन कंप्लीट है। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनली हम लोग देखते हैं नेट देखते हैं कि नेट रिएक्शन कंप्लीट होने से या तो हीट रिलीज हुआ या तो हीट, नेट बात करेंगे नेट। जैसे सपोज़ करो किसी रिएक्शन को करा रहे हैं, और रिएक्शन कराने में भाई शुरू में बॉन्ड तोड़ने में आपको 100 जूल देना पड़ा बॉन्ड तोड़ने में, लेकिन फिर बॉन्ड जब नया बना तो रिलीज हो गया 300। इसका मतलब देना पड़ा था आपको 100 ही, लेकिन रिलीज हुआ फिर से 300। तो ओवरऑल हम नेट कैलकुलेट करेंगे कि 100 देना पड़ा और 300 रिलीज हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ? 100 खर्च हुआ, फिर 100 देना पड़ा, मतलब 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, बाद में 300 खर्च हो गया। 100 प्रॉफिट हुआ, देना पड़ा मतलब रिएक्शन को मिला 100, बाद में 300 खर्च हो गया।
तो ओवरऑल खर्च कितना हुआ, तो ओवरऑल खर्च 100 मिला, 300 खर्च हुआ, तो नेट बात करिएगा तो नेट जो है वह 200 खर्च हुआ, मतलब एनर्जी में बात करेंगे तो 200 जूल एनर्जी, 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज़ हुआ। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें नेट बॉन्ड तोड़ने के बाद, बॉन्ड बनने के बाद देखेंगे कि नेट क्या हुआ, अगर नेट एनर्जी रिलीज़ हुआ तो वैसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो आगे आप लिखिए नीचे, मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, नीचे लिखना है, ये समझा रहे थे आपको, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर इन ए ओपन कंटेनर, that is occur at the constant pressure, hence energy change during chemical reaction, energy change during chemical reaction are measured in terms of enthalpy। चूँकि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो इंथैल्पी में मेज़र करेंगे। इन केस इफ़ रिएक्शन आर मेजर इन अकर इन क्लोज कंटेनर, अगर ऐसा कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे कि रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होगा, बोलिए क्लोज कंटेनर कैसे होगा, जैसे आप कैलोरीमीटर पढ़े होंगे, कैलोरीमीटर एक बर्तन है, क्लोज बर्तन है, उसी में रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन अकर इन क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, देन स्पेशली एनर्जी चेंज इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। कुछ ना लिखा रहे तो ऐसा अजम्पशन है कि रिएक्शन इज ऑलवेज अकर इन ए ओपन कंटेनर दैट इज़ कांस्टेंट प्रेशर, एंड कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी चेंज होगा वह एनर्जी चेंज इंथैल्पी में मेज़र करेंगे। अब किसी भी रिएक्शन के होने से भाई एनर्जी चेंज क्यों होगा, ये अभी थ्योरेटिकल समझा रहे हैं, उसके बाद लिखाएंगे। तो किसी भी रिएक्शन से भाई एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि रिएक्शन होने का मतलब लिखो, फॉर एनी रिएक्शन मीन्स, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मीन्स लिखना है, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, एंड इट रिक्वायर्ड एनर्जी, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड इट रिक्वायर्ड एनर्जी, पुराना बॉन्ड को तोड़ने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा। सपोज करो एनर्जी को अगर पैसा में बात करें तो 100 रुपया रिएक्शन को एनर्जी देना पड़ा, मतलब एनर्जी रिएक्शन को मिला। रिएक्शन हमारे लिए सिस्टम है, तो उसको 100 रुपया दिए आप बॉन्ड तोड़ने के लिए। टूटने के बाद वह मॉलिक्यूल था वो एटम में चेंज हो गया। अब एटम फिर से आपस में रीअरेंज हो करके, फिर से एटम आपस में रीअरेंज हो करके कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने के दौरान हम सब जानते हैं कि एनर्जी रिलीज़ होगा। लिखता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, वेर एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड रिलीजेज एनर्जी, एंड रिलीजेज एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड releases energy, and finally calculate whether net amount of energy released or absorbed, net amount of energy released or absorbed is measured in terms of heat, or if reaction occur at open container या constant pressure then it is measured in enthalpy. If reaction occur in a closed container then it is measured in terms of internal energy। वीडियो को स्लो करके आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, रिएक्शन आर मेनली टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, रिएक्शन आर मेनली टू टाइप्स। पहला, फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सब पता होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और दूसरा हम लोगों को पता है कि दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा भाई, तो हम सब एक्सोथर्मिक लिखना शुरू करिए। पहला वाला एक्सोथर्मिक, द रिएक्शन इन विच net amount of energy release during completion of the reaction, is known as exothermic reaction,
इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझाने के लिए हम यहाँ दे रहे हैं कि सपोज़ करो कि एक रिएक्शन है ए से बी, यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नेट एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा। एक्सोथर्मिक के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद नेट एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा। तो सपोज़ करिए रिएक्शन से पहले इसका इंथैल्पी 300 जूल था रिएक्शन से। अरे भाई किसी भी मॉलिक्यूल में अपना इंथैल्पी क्या है, एक तरह का इंटरनल एनर्जी ही है, तो कुछ अपना एनर्जी होगा। रिएक्शन कराने का मतलब पहले इसको हीट कर कर के बॉन्ड तोड़ रहे होंगे, तो बॉन्ड तोड़ रहे मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी इसको दे रहे होंगे, तो देने से इसका एनर्जी बढ़ेगा, तो 300 है तो बढ़ करके 400, 450, जितना मिनिमम बॉन्ड तोड़ने में जितना देना पड़ा होगा उसके हिसाब से पहले से 300 था, और जितना हम एक्स्ट्रा दिए जोड़ करके इसका एनर्जी बढ़ गया। अब भाई अभी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल था, टूट के एग्जाम्पल ए और बी लिखे हैं, लेकिन है ये मॉलिक्यूल, तब ना बॉन्ड टूट रहा है। तो भाई इसका एनर्जी मान लेते लेट सपोज 450 हो गया एटॉमिक फॉर्म में। फिर से एटम आपस में रीअरेंज होकर के बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज़ होगा, लेकिन हम बोले एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक का मतलब है नेट फाइनली रिलीज़ होगा, मतलब तोड़ने में 100 देना पड़ा तो रिलीज ज़्यादा होगा, तब ना बोलेंगे नेट रिलीज हो गया। तो नेट रिलीज होगा इसका मतलब है कि 100 दिए वो भी रिलीज हो गया, प्लस एक्स्ट्रा इसके पास जो जमा था वो भी रिलीज हो गया। इसका मतलब जो स्टोर एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी एज ए बॉन्ड एनर्जी, मतलब रिएक्शन में जनरली एनर्जी जो पोटेंशियल फॉर्म में होगा, तो पोटेंशियल कहाँ पे बोलेंगे, तो बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो भी रिलीज हो गया। 100 दिए वो तो रिलीज हुआ ही है, बाकी जो इसके पास जमा था वो भी रिलीज हुआ, तब ना बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक नेट रिलीज हुआ। तो प्रोडक्ट का एनर्जी मान लेते हैं भाई बच गया 250। इसका मतलब फाइनली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद 300 था, बचा हुआ रह गया 250। इसका मतलब नेट रिलीज़ हुआ। तो नेट रिलीज हुआ तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, +50 मतलब प्लस जो हीट कम रहा है प्लस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जनरली रिएक्शन में लिखा रहेगा ना, तो रिएक्शन में आप +Q करके लिखा रहेगा। प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा रिएक्टेंट से। क्यों कम होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में रिलीज़ हुआ नेट, तो एनर्जी रिलीज़ हुआ, इसका मतलब जो स्टोर एनर्जी है उसी में से कुछ घटा होगा। चूँकि हम बोल रहे हैं कि अधिकांश रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगा, तो एनर्जी को हम हीट में ना मेज़र करके इंथैल्पी में मेज़र करेंगे। तो इस रिएक्शन के होने से इंथैल्पी चेंज क्या है, हम तो जानते हैं ना कि इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। तो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का एनर्जी देखिएगा 250 और दिस इज़ 300। तो आप एक बात गौर करिएगा, जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा कम होगा रिएक्टेंट से। तो ये हमेशा कम होगा, तो चेंज वैल्यू जो भी हो, यहाँ पे -50 है, लेकिन जो भी चेंज वैल्यू होगा वह नेगेटिव होगा। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप याद रखना कि ΔH का साइन नेगेटिव है। ठीक, इसको ग्राफिकली अगर आप देखिएगा ना, ग्राफिकली अगर आप देखिएगा तो ग्राफिकली हम पहले भी समझाए हैं भाई, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, या पहले भी कोई पास में समझाए होंगे। देखिए इसको आप देखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि इसको कैसे बोल सकते हैं, देखिए y कोऑर्डिनेट एनर्जी रिएक्शन है, x कोऑर्डिनेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ऐसे समझिए। ठीक, x कोऑर्डिनेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। शुरू में भाई इसका एनर्जी 300 था रिएक्टेंट का, उसके बाद रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, तो हीट देने से भाई इसका एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ते जब ये एटॉमिक स्टेट में पहुंच जाएगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन का मतलब जब A B में चेंज होना शुरू हो जाए, ट्रांजिशन का मतलब A जो है ट्रांजिट होने लगे B में, तो बाद में क्या मतलब एटम फिर से बॉन्ड बनने लगेगा, तो बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज़ होगा, तो फाइनली फिर से एनर्जी रिलीज़ होगा, तो फाइनली कम होने लगेगा प्रोडक्ट का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फाइनली प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ से यहाँ, तो प्रोडक्ट का कम होगा। तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी वाला ग्राफ नीचे होगा, यहाँ देखिए यहाँ, और रिएक्टेंट वाला एनर्जी का ग्राफ ऊपर होगा। तो अब सवाल है कि कौन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक होगा, ये आप ऐसे अंदाज़ा लगा के नहीं बोल सकते। हाँ, जनरली बोल सकते हैं कि जो कंबसन रिएक्शन होगा वो एग्जाम्पल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो भी एग्जाम्पल है आपका
एक्सोथर्मिक। ऐसे आप कोई रिएक्शन को देख करके अंदाज़ा करके नहीं बता सकते कि फलाना रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फलाना रिएक्शन देख करके हम बता सकते हैं, ऐसा पॉसिबल एक्सपेरिमेंटल डेटा। अरे भाई किस रिएक्शन को तोड़ने में ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने में देना पड़े, किसका बॉन्ड बनने में ज़्यादा रिलीज़ हो, ये थोड़ा सा आपको बॉन्ड का एक्सपर्ट नॉलेज हो फिर भी आइडिया नहीं लगा सकते आप। हाँ थोड़ा मोड़ा आइडिया लग सकता है जिसको बॉन्ड के बारे में एग्जैक्टली बहुत सारा पता हो, बट एग्जैक्टली आइडिया लगाना संभव, सारा का सारा रिएक्शन के बारे में बताना संभव नहीं है। ठीक, दूसरा लिख लीजिए आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन, द रिएक्शन विच आकर द reaction in which net amount of heat energy is absorbed, the reaction in which net amount of heat energy is absorbed during completion of the reaction, कंप्लीट होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाए। तो जैसे अगर C और D है, ठीक, इसका एनर्जी C का यहाँ भाई सपोज करो 200 और भाई बॉन्ड तोड़े होंगे, बॉन्ड बना होगा तो फाइनली नेट एनर्जी एब्जॉर्ब ही रह गया। तो एब्जॉर्ब रह गया तो प्रोडक्ट का एनर्जी तो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा भाई, 300 है तो यानी 300 बढ़ गया। इसका मतलब एनर्जी को रिएक्शन में बराबर करने के लिए कुछ एनर्जी 100 माइनस करना पड़ेगा। 100 को क्यों लिख दिए, मतलब एंडोथर्मिक में रिएक्शन करके ऐसा लिखा रहेगा। बट इंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है इसलिए चेंज निकालेंगे तो चेंज हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ऐसे करेंगे। तो एंडोथर्मिक जो भी रिएक्शन होगा उसमें प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा होगा, इसमें केस में 300 और यहाँ 200, तो हमेशा चेंज वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का हमेशा चेंज वैल्यू पॉजिटिव आएगा। जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका चेंज वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ग्राफिकली अगर एंडोथर्मिक में देखिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट फिर से हम बोल रहे हैं एनर्जी ग्राफ, एक्स कोऑर्डिनेट रिएक्शन ग्राफ। यहाँ पे ही रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया रिएक्टेंट। और शुरू में कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, शुरू में जब भी रिएक्शन कराइएगा तो पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट दीजिएगा तब ना। रिएक्शन का मतलब क्या है, पुराना बॉन्ड टूटना और नया बॉन्ड बनना। तो देखो अगर हम फास्ट बोलेंगे ना तो आप जब कॉपी करेंगे तो उसको ऑडियो को स्लो करके भी लिख सकते हैं, अगर कोई समझा रहे हैं तो उसको फास्ट करके भी आप स्पीड में भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि स्लो और फास्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी बढ़ेगा और फाइनली प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा ही रहेगा जब भी एंडोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी। तो ग्राफ इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब वैसा स्टेट जहाँ से बॉन्ड टूट गया, मतलब ट्रांजिट कर रहा है, मतलब रिएक्टेंट इज फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तब ना बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी धीरे धीरे घटेगा। एक और रिएक्शन होता है तीसरा बोलने के लिए भाई, तीसरा एक रिएक्शन आइसोथर्मिक भी होता है, बट चूंकि रेयर ऑफ द रेयर है आइसोथर्मिक। आइसोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ना वैसा रिएक्शन, आइसोथर्मिक रिएक्शन का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें x टू y, तो इसका एनर्जी अगर सपोज करो x का 300 है तो प्रोडक्ट का भी 300 रहे, तो ऐसा तो बहुत रेयर होगा ना जी। माने एनर्जी चेंज ही नहीं हो, एनर्जी चेंज नहीं हो, डेल्टा H 0। तो आइसोथर्मिक रिएक्शन बहुत रेयर ऑब्जर्व है, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं होता है। भाई प्रोडक्ट का भी एनर्जी सेम इसलिए होगा कि जो भाई रिएक्टेंट में तोड़ने में जितना देना पड़ा प्रोडक्ट बनने में भी उतना ही रिलीज होगा। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड दूसरा तरह का बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट साइड में दूसरा तरह का बॉन्ड बनता है। तो हर बॉन्ड का तो बॉन्ड एनर्जी अलग अलग ना होगा, इसलिए हर केस में अलग अलग होगा। तो आइसोथर्मिक इज़ वेरी रेयर, बट है टर्म तो समझ लेते हैं। तो इसको कॉपी करिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे का पॉइंट हम लोग बात करें हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका नोटेशन में देख लीजिए, डेल्टा H रिएक्शन R के पावर N या डेल्टा रिएक्शन H ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये ब्रॉड टर्म है। दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, जैसे बेंजीन को जलाए तो भी एक रिएक्शन हुआ, तो बेंजीन को जलाए, बेंजीन को 1 मोल जलाइए वो भी एक रिएक्शन हुआ, बेंजीन का 5 मोल जलाइए वो भी एक रिएक्शन हुआ, उन्हें जलाना एक रिएक्शन हुआ। बेंजीन को बनाइए
तो बेंजीन को बनाने के लिए अलग रिएक्शन लिखना, जलाने के लिए भाई बेंजीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो रिएक्शन होगा, लेकिन बेंजीन को बनाना होगा तो उसके लिए रिएक्शन अलग लिखना पड़ेगा। ठीक, एसिड बेस रिएक्शन रिएक्ट करेगा वो भी एक रिएक्शन है, किसी को हम तोड़ने वाला रिएक्शन वो भी एक रिएक्शन है। अपनी दुनिया में बहुत तरह का रिएक्शन होगा और हर रिएक्शन होने का मतलब पुराना बॉन्ड टूटना, नया बॉन्ड बनना। अब पुराना बॉन्ड टूटने का मतलब है कि रिएक्टेंट साइड 1 मोल है कि प्रोडक्ट साइड 1 मोल है कि 10 मोल है कि 50 मोल है, ज़्यादा टूटेगा। हीट सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। हीट सब क्या है, इंथैल्पी क्या है, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सब अमाउंट पे डिपेंड करता है। अमाउंट क्या है भाई, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो, चाहे जले, चाहे बने, चाहे न्यूट्रलाइज हो, चाहे हाइड्रेट हो, पानी से रिएक्ट करे, पानी में घोले, जितना तरह का रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में भाई रिएक्शन होने का मतलब पुराना बॉन्ड टूटना, नया बॉन्ड बनना। तो उस दौरान जो भी हीट रिलीज होगा या हीट एब्जॉर्ब होगा, उस हीट रिलीज या एब्जॉर्ब के कारण उस रिएक्शन का कुछ भी इंथैल्पी चेंज होगा, उस इंथैल्पी चेंज को उस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। दिस इज़ ब्रॉड, बहुत बड़ा टर्म है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि 1 मोल है कि 10 मोल। गिवन रिएक्शन में चाहे 10 मोल हो चाहे 50 मोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको लिखिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन amount of heat release ड्यूरिंग रिलीज और एब्जॉर्ब, कुछ भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। कंप्लीट होने के बाद जो भी हीट रिलीज हो या एब्जॉर्ब, उसी को हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस, अगर उसी को हम इंथैल्पी में लिख सकते हैं, इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी, देन इट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तब हम लोग उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तब हम लोग उसको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बहुत तरह का होता है। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहने से समझ नहीं आता है 1 मोल है कि भाई 10 मोल है कि 50 मोल है, इसलिए इसको हम लोग आगे कहेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बहुत सारा टाइप है, तो जलने वाला का अलग रिएक्शन नाम दे देंगे, फॉर्मेशन का अलग, न्यूट्रलाइज, सब का अलग कैटेगराइज कर देंगे। उससे समझ में आएगा कि कंबसन रिएक्शन है कि फॉर्मेशन है कि न्यूट्रलाइजेशन है कि हाइड्रेशन है कि सॉल्यूशन है, बहुत सारा टर्म आएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई रिएक्शन दे देगा आपको, ये रिएक्शन दे दिया और यहाँ दे दिया वैल्यू इसमें -250 किलो जूल, ऐसा दे दिया आपको। तो इस रिएक्शन का भाई ऐसे दे दिया, रिएक्शन का मतलब इस रिएक्शन का ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H लिखा है तो आप इसको कह सकते हैं दिस वैल्यू इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं। तो पहला बात देखिए, साइन माइनस है मतलब इस रिएक्शन का इंथैल्पी एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन होने से हीट रिलीज हो रहा है, पहला चीज़। माइनस साइन का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। दूसरा पॉइंट और क्या समझेंगे, तो आप देखो इस रिएक्शन में हम थर्मोडायनेमिक्स में हम सब जानते हैं कि कोफिशिएंट ही नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करता है, कोफिशिएंट ही नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट करता है। तो इस रिएक्शन में देखिए अमोनिया का कोफिशिएंट 2 है, मतलब इस रिएक्शन में अमोनिया का 2 मोल बन रहा है। किसी का भी देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन का 3 मोल ख़त्म हो रहा है, अमोनिया का 2 मोल बन रहा है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 2 मोल अमोनिया इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर बनता है तो उसका इंथैल्पी चेंज -250 किलो जूल होगा 2 मोल अमोनिया बनने से। अगर बोलेगा 50 मोल बनना है तो कितना होगा जी, तो हम सब जानते हैं कि इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है का मतलब 2 मोल बनने से -250 है, तो 1 मोल से कितना है तो 50 मोल से ऐसे कंपैरिजन कर लेंगे यूनिटरी मेथड, उसके मदद से निकलेगा कि 50 मोल बनने से इंथैल्पी चेंज इतना होगा। इसी को अगर आप हीट में बात करना चाहते हैं, अगर आप हीट में, तो हम सब जानते हैं माइनस साइन का मतलब हीट रिलीज हो रहा होगा, मतलब 2 मोल अमोनिया बनेगा तो उस दौरान 250 किलो जूल हीट, माइनस नहीं लगाएंगे। जब बोल दे रहे हैं कि हीट रिलीज हो रहा है तो माइनस लगाने का ज़रूरत नहीं है।
मतलब 2 मोल अमोनिया बनेगा तो 250 किलो जूल हीट रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन से अमोनिया बनेगा तो उसमें अलग अलग तरह का बॉन्ड टूटेगा तो उसका अलग अलग इंथैल्पी होगा। हाँ, इसमें भी ध्यान रखिएगा, स्टेट दिया रहेगा। स्टेट का मतलब यहाँ पे गैस बनेगा तो उसका अलग है, लिक्विड बनेगा तो उसके उसमें हीट अलग हो जाएगा, है ना। तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर प्रेशर 1 बार मतलब 1 atm और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन पे कराया जाए, 298 केल्विन पे कराया जाए तो इसी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। स्टैंडर्ड, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बस कुछ नहीं, आगे खाली स्टैंडर्ड और ऊपर में नोटेशन नॉट लगा देंगे। मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, इफ़ लिखना है, इफ़ रिएक्शन अकर एट द प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 298 केल्विन, देन enthalpy of reaction is known as standard enthalpy of reaction। standard enthalpy of reaction नोटेशन में ऊपर में नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना, standard enthalpy of reaction। ठीक, अब आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ enthalpy of reaction। इसको कॉपी कर लो पहले, कॉपी करने के बाद कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ enthalpy of reaction। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कॉपी करिए। तो आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का बहुत सारा टाइप है। उस टाइप में सबसे लिखना है टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, या इसको हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। नोटेशन डेल्टा एच एफ होगा और डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं, नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ध्यान सुनना। फॉर्मेशन नाम सुन के लग रहा है कि फॉर्मेशन मतलब कुछ बन रहा है, ठीक, कुछ बन रहा है, मीथेन बन रहा होगा, इथेन बन रहा होगा, बेंजीन, जिसका भी फॉर्मेशन होगा। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहेगा मतलब बेंजीन बन रहा होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन बोल रहा होगा मतलब इथेन बन रहा होगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ L2O3 बन रहा मतलब L2O3 बन रहा होगा। तो रिएक्शन अगर कभी लिखेंगे तो जो बन रहा होगा उसको कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड, जो बनता है उसको प्रोडक्ट साइड लिखते हैं। और दूसरा बात समझिए कि इंथैल्पी जो है वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जब फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई 1 मोल बन रहा है कि 2 मोल बन रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइंड है 1 मोल के लिए, ठीक, 1 मोल बनाना। और जो रिएक्शन लिखिएगा तो कहाँ पे लिखिएगा, तो जो बनेगा उसको प्रोडक्ट साइड लिखिएगा। इंपॉर्टेंट हुआ कितना मोल बन रहा है। जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बोल दिए मतलब बेंजीन का 1 मोल बनेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अगर मान लेते इथे टॉलिन बोल दिए मतलब टॉलिन का 1 मोल बनेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मान लेते हैं क्या बोले मीथेन बोल दिए तो 1 मोल मीथेन बनेगा। तो 1 मोल मीथेन बनेगा मतलब प्रोडक्ट साइड भाई 1 मोल रहना चाहिए, प्रोडक्ट साइड 1 मोल रहना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट साइड 1 मोल रहना चाहिए, एक बार ध्यान रखना। उसके बाद जो बन रहा है मीथेन बन रहा है, तो मीथेन बनने का तो दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन है जहाँ मीथेन बनता होगा, लेकिन सारा रिएक्शन से जो मीथेन बनेगा उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा, हम बोल रहे हैं दुनिया में सारा रिएक्शन में मीथेन बनता होगा और उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा उस इंथैल्पी चेंज को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। भाई मीथेन का 1 मोल बनाएंगे तो मीथेन का 1 मोल बनाएंगे तो मीथेन का भाई 1 मोल बनाएंगे तो रिएक्शन में हम कहाँ लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में मीथेन लिखेंगे और प्रोडक्ट साइड में मीथेन लिखेंगे। और चूँकि हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में कोफिशिएंट ही मोल इंडिकेट करता है, तो इसका 1 मोल का मतलब इसका कोफिशिएंट 1 रहने देंगे, कोफिशिएंट 1 रहने देंगे। अब इसमें मीथेन में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन जो होगा वह कार्बन का बहुत सारा एलोट्रॉप होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है। तो भाई मीथेन जब भी बनाएंगे तो ध्यान रखना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए है कि मीथेन बनना चाहिए इसका मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप से। जैसे कार्बन का एलोट्रॉप है कार्बन ग्रेफाइट या कार्बन सॉलिड, मतलब मीथेन कार्बन सॉलिड से बनना चाहिए। डायमंड से भी मीथेन बना सकते हैं, लेकिन डायमंड से मीथेन बनाने से जो एनर्जी चेंज होगा वह एनर्जी चेंज को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे।
और हाइड्रोजन का जो नेचर में मिलता है, हाइड्रोजन H2 मिलता है, वो भी H2 कौन सा स्टेट में, गैस। बैलेंस कर लीजिए, ठीक। मतलब अगर आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन लिखने के लिए कहेगा तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे? तो हम बोले कि भाई फॉर्मेशन है, मतलब जिसको बनाना है उसको प्रोडक्ट साइड रखेंगे। फॉर्मेशन डिफाइंड है 1 मोल के लिए, मतलब इसका कोफिशिएंट अकॉर्डिंगली 1 रखेंगे इसका। अब 1 मोल बनाएंगे, खाली इसका कोफिशिएंट 1 रखने से काम नहीं होगा। बनाएंगे कहाँ से? तो इसमें जो एटम है उसका सबसे नेचर में स्टेबल जो होगा उसी से बनना चाहिए। तो कार्बन का कार्बन सॉलिड से या ग्रेफाइट डायमंड से नहीं, हाइड्रोजन का नेचर में H2 गैस से बनना चाहिए। तो इस दौरान जो एनर्जी में इंथैल्पी चेंज होगा, या भाई यहाँ पे पुराना बॉन्ड टूटा होगा, मतलब इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को तो किसी को कह सकते हैं। तो यहाँ जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहेंगे, ठीक। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहेंगे। तो पहले हम लोग दूसरा एग्जांपल देते हैं, उसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे। जैसे कभी अगर कह दे आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, लिक्विड, ध्यान रखना स्टेट पता होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड का फॉर्मेशन करिए तो उसका अलग इंथैल्पी होगा, गैसियस बेंजीन का फॉर्मेशन करिएगा तो उसका इंथैल्पी अलग होगा, क्योंकि लिक्विड से गैस बनने का हीट जो लगा होगा उसको इंक्लूड करना पड़ेगा ना। फॉर्मेशन है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड हम लोग बेंजीन लिखेंगे, और चूंकि इसका 1 मोल बनाना है, क्योंकि डिफाइंड है 1 मोल बनने के लिए, तो कोफिशिएंट इसका 1 रखेंगे। और यहाँ पे कार्बन सॉलिड, चूंकि इसका सबसे स्टेबल है तो भाई 6 कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन H2 गैस, ऐसे। इस दौरान जो इंथैल्पी ऑफ, देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम किसी भी रिएक्शन को बोल सकते हैं, ये तो सभी के लिए। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ही ना टाइप है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बट इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कह सकते हैं, ठीक। और भी रिएक्शन लिखते हैं भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 अगर कहा जाए आपको लिखने के लिए, है ना, इसका रिएक्शन क्या होगा। कभी कभी रिएक्शन लिखा रहता है क्वेश्चन में, कभी कभी रिएक्शन लिख देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बेंजीन बन रहा है, क्यों, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका अपने ही एलिमेंट से बन रहा है, तो इसको आप इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन कहेंगे, भी आइडिया होगा। कभी दे देगा आपको रिएक्शन लिखने का ज़रूरत पड़ेगा, कभी रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा तो रिएक्शन को पहचान करके देखना पड़ेगा कि इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को क्या हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे सपोज करिए कि हम ये रिएक्शन आपको लिख दिए, ठीक, ये रिएक्शन लिख दिए, तो क्या यह रिएक्शन को हम, रिएक्शन लिखा रहेगा, क्या इस रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पहचानना पड़ेगा। तो बोलिएगा हाँ, फॉर्मेशन है मतलब इसको रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, और फॉर्मेशन डिफाइंड है कि इसका 1 मोल बनना है, तो कोफिशिएंट भी 1 ही मोल है। अब इसमें एल्युमिनियम है तो रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम देखिए सॉलिड 2 है तो 2 कर दिए। ऑक्सीजन है तो O2 गैस, नेचर में O2 गैस बनता है, और 3/O2 है तो बैलेंस कर दिए। तो इस इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 कहेंगे, है ना। उसी तरह से अगर आपसे कहेगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आप FeO लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। उसी तरह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 लिखना है तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप, है ना, रिएक्शन लिखेंगे कैसे। तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके लिए, देखो ना भाई, Fe आयरन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स FeO। तो प्रोडक्ट साइड चूँकि आपको लिखना ही है तो इसको इसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर दिए। तो यहाँ जो वैल्यू होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, FeO, क्लियर करना, फॉर्मेशन इसका हो रहा है, इसको भी लिख सकते हैं। हम बोले हैं जिसको आपको फॉर्मेशन करना है उसको प्रोडक्ट साइड लिखना है, और फॉर्मेशन चूँकि डिफाइंड है इसका 1 मोल के लिए, मतलब कोफिशिएंट 1 रखना है, तो इसको रिएक्टेंट साइड में बोरोन प्लस 3/2O2। ठीक है ना। तो इतना तो लिखने के लिए सीखा है, बट डेफिनेशन भी लिख लीजिए, तो लिखने के लिए सिखा ही है। अब इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर इसको कॉपी करिएगा
तो क्या लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का लिखने हैं बोल रहे हैं हम लोग, या इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहेंगे। तो लिखिए अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज लिख लेते हैं तो कॉपी करेंगे, टाइम दिया जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग formation of 1 mole of compound, 1 mole of compound from its most stable, 1 मोल कंपाउंड बनाना है कहाँ से भाई, तो इट्स मोस्ट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मोस्ट स्टेबल का मतलब कार्बन है तो कार्बन का स्टेबल ग्रेफाइट या सॉलिड से, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस से नेचर में जो मिलता है। मोस्ट स्टेबल कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज नोन एज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इफ इट इज एक्सप्रेस in terms of enthalpy, then it is called enthalpy of formation of compound। तब हम लोग कहेंगे enthalpy of formation। enthalpy of formation को enthalpy of reaction कैसे, रिएक्शन तो सबके लिए कह सकते हैं। enthalpy of formation of compound, एक पॉइंट और लिख लीजिए तब कॉपी करिएगा। if, नेक्स्ट पॉइंट लाइन चेंज करके, if formation occur at the pressure 1 atm and temperature 298 Kelvin, then it is called standard enthalpy of formation। तब उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तब यहाँ लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड enthalpy of formation। ठीक, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी कंपाउंड का लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, इसको कॉपी करिए फटाफट पहले, तब आगे हम लोग बात करेंगे। कॉपी करिए सब लोग। अब देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री एलिमेंट, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री एलिमेंट जो होता है, फ्री नेचर में जो फ्री एलिमेंट होगा उसको अजूम किया गया दिस वैल्यू इज़ ज़ीरो। इसलिए ज़ीरो किया गया ना, जैसे भाई फ्री एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन गैस, तो नेचर में तो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इसको तो प्री बनाया जाता नहीं है, इसलिए बनाया नहीं जाएगा, मतलब नेचर में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बनाने में एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए अजूम कर लिया गया ज़ीरो। इसको याद रखना है। जैसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी फ्री एलिमेंट, सब तो नहीं लिख सकते हैं हम, हाइड्रोजन गैस का ज़ीरो होगा। हाइड्रोजन, ध्यान रखना, थोड़ा कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन पूछेगा। हाइड्रोजन लिक्विड का ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि यह फ्री एलिमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो नेचर में मिलता है, ऑक्सीजन गैस, ये गैस ही मिलता है इसलिए ज़ीरो होगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैस, नेचर में यही मिलता है, ये ज़ीरो होगा। ठीक है ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन लिक्विड का ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन गैस में मिलता है नेचर में। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हर बार नहीं। एक आया भी एग्ज़ाम में है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड नेचर में मिलता है तो लिक्विड का ज़ीरो होगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस का ज़ीरो नहीं होगा। ये मत समझना कि हमेशा गैस का ही ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक ना। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस, इसका ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए ज़ीरो नहीं होगा कि दिस इज़ नॉट ए एलिमेंट, दिस इज़ ए कंपाउंड। तो हम बोल रहे हैं कि एलिमेंट का ज़ीरो होगा, कंपाउंड का ज़ीरो नहीं होगा, कंपाउंड। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट बोलिए या कार्बन सॉलिड का जीरो। डायमंड, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड का जीरो नहीं होगा क्योंकि डायमंड स्टेबल फॉर्म नहीं है।
इसी तरह से मैंने बेसिक एग्जांपल लिखी है, और भी जो फ्री एलिमेंट होगा उसका 0 होगा, डेटा है। इसलिए जो फ्री एलिमेंट का ना, कभी कभी स्टैंडर्ड में फ्री एलिमेंट का ये सब नहीं दिया रहेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि 0 होगा। ये कंपाउंड का 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या है। इसको लिखिए सब लोग। अब किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। याद भी रखना संभव नहीं है भाई, फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी हो सकता है। मतलब डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि कैलकुलेशन, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के मदद से, जैसे एक बार ध्यान रखिए, जैसे सपोज करो कि ये रिएक्शन दे देगा, ये रिएक्शन, और इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दे दिया है, रिएक्शन दे दिया है आपका 300 किलो जूल, ठीक। और आपसे पूछेगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है, ठीक। तो भाई अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या है पूछे और ये दिया है, तो आसान डेटा है। आप इसका रिएक्शन लिखिएगा, तो इसका रिएक्शन लिखिएगा तो याद करो फॉर्मेशन होता है तो प्रोडक्ट साइड 1 ही मोल लिखते हैं। फॉर्मेशन में आपको यही फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हुआ, ये रिएक्शन है, इसी का आपको इंथैल्पी पूछ रहा है क्या है। हम कभी भी जिसका इंथैल्पी पूछेगा ना क्वेश्चन में, तो प्रयास करिएगा उसका रिएक्शन लिखने का, इसी रिएक्शन का इंथैल्पी। क्या इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में देखने में कुछ सिमिलरिटी होगा? हाँ होगा। इस रिएक्शन को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ये रिएक्शन आएगा। या आप बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रिएक्शन आएगा। क्या? तो देखने में रिएक्शन दोनों मैच कर रहा है तो आसान हो गया। मतलब हम लोग रिएक्शन के मदद से फॉर्मेशन के मदद से रिएक्शन निकालना है हम लोग को। लेकिन ये आसान तरह का रिएक्शन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर रहा है। तो क्या करते हैं भाई, 1/2 से पूरा रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 1/2 से होगा। क्यों 1/2 से होगा भाई? 1/2 से किया तो मतलब कहाँ हो गया वैल्यू इतना। क्यों होगा? क्योंकि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि इंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इस रिएक्शन में यहाँ पे 2 मोल अमोनिया बन रहा है, इस रिएक्शन में 1 मोल, तो 2 मोल अमोनिया बनने का इंथैल्पी इतना चेंज हो रहा है तो 1 मोल का तो आधा ही ना होगा। ये आसान से देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में रिलेशन में आसान एग्जाम्पल है जो कि सेम दिख रहा है। यहाँ पे लिख दिया कि 2 मोल अमोनिया बन रहा है तो 1 मोल बनने का क्या होगा। सीधा सीधा लिखने का भी ज़रूरत नहीं है 2 मोल अमोनिया, चूँकि आप अमोनिया फॉर्मेशन करिएगा तो उसके लिए भी इसी टाइप का जो रिएक्शन लिखा है वही रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 मोल अमोनिया बनने का भाई यहाँ पे इंथैल्पी चेंज इतना है तो 1 मोल का भाई -150 किलो जूल होगा ना, ठीक। लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई रिएक्शन दे दे भाई इस टाइप से जो मैचिंग नहीं कर रहा है भाई, तो उस केस में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो हेडिंग लिखिए, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी करके हेडिंग लिखिए, चाहे पहले ही हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और calculation of enthalpy of reaction on the basis of enthalpy of formation। enthalpy of formation के मदद से enthalpy of reaction निकालना, enthalpy of formation के मदद से enthalpy of reaction निकालना, ठीक है ना। कॉपी करिए इसको तो फिर आगे बताते हैं। तो इंथैल्पी मतलब अलग टाइप का रिएक्शन अगर दे दे, सपोज करिए कि कोई रिएक्शन ऐसे दे दिया आपको 3C और यहाँ D, और आपसे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। इस रिएक्शन का ए रिएक्शन हो रहा है तो उसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है। और क्वेश्चन में आपको गिवन है
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ए का दे देगा कुछ वैल्यू, इंथैल्पी स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड होगा तो सब स्टैंडर्ड ही पूछेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बी का दे देगा भाई कुछ दे देगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे देगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी दे देगा स्टैंडर्ड। इसी में अगर कोई फ्री एलिमेंट होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन तो फ्री एलिमेंट का 0 होता है। अब गिवन है, ध्यान रखना, इसका वैल्यू ए दे दिया, इसका वैल्यू बी दे दिया, इसका वैल्यू सी, इसका वैल्यू डी दे दिया, है ना, ठीक। और इसी के बेसिस पे इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो सिंपल टाइप का नहीं है कि हम इसका फॉर्मेशन रिएक्शन लिखेंगे तो इससे मैच नहीं होगा, सबको मिला जुला के ही रिएक्शन आया होगा, ठीक। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेशन का तरीका है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है आपको तो सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट सम ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रहेगा तो स्टैंडर्ड, बिना स्टैंडर्ड तो बिना स्टैंडर्ड, सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, ठीक। मतलब इसमें जितना भी प्रोडक्ट साइड है उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सबको सम कर लीजिए, माइनस कीजिए सम ऑफ द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। जैसे इसमें क्या है, सी का भाई फॉर्मेशन हम सब जानते हैं 1 मोल के लिए डिफाइंड है, लेकिन यहाँ सी का 3 मोल बन रहा है तो 3 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ सी, तो जो सी का वैल्यू रखेगा वो रख देंगे, प्लस डी का यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ डी, ये हो गया प्रोडक्ट साइड का जितना भी था सबका सम कर लिए, माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, मतलब 1 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक, प्लस बी का 2 मोल यहाँ पे है तो 2 इंटू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ऐसे करके सारा वैल्यू का डेटा रखेंगे। डेटा रखने से आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। इसी में जो किसी रिएक्शन में भाई फ्री एलिमेंट होगा उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो नहीं रखेंगे। कभी इसका उल्टा रिएक्शन होगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन होगा, ये वाला वैल्यू दे देगा और इसमें से कोई एक वैल्यू अननोन होगा, तो कोई एक वैल्यू अननोन होगा मतलब ये दे देगा, कोई एक वैल्यू अननोन होगा उसको रख करके भाई ये सब पता है तो ये निकालेंगे, ये पता है तो कोई एक अननोन होगा तो उसको निकाल सकते हैं ना, ठीक। इनको सोच रहा होगा सर ये फार्मूला आया कहाँ से भाई, तो ये फार्मूला क्या है ना, आप चाहिए तो इस फार्मूला को आप डराइव भी कर सकते हैं। तो डराइव क्या करना पड़ेगा, दूसरा ABCD में समझ नहीं आएगा, उसके लिए कोई एग्जांपल लिखेंगे स्पेशली मीथेन एथेन बेंजीन करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिस रिएक्शन का इंथैल्पी आपसे पूछ रहा है, ध्यान सुनना, इसका प्रूफ हम बोल रहे हैं, इसका प्रूफ कैसे करना होगा कि जिस रिएक्शन है इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, आपको इसका फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जो अगर मीथेन होगा तो इसका रिएक्शन फॉर्मेशन का लिखिएगा, अगर ये बेंजीन होगा तो इसका अपना रिएक्शन लिखिएगा और सबका रिएक्शन लिख दीजिएगा। फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखने सिखाए आपको, और इस सब रिएक्शन के मदद से रिवर्स उवर्स जोड़ घटाव करके ही रिएक्शन कैसे आएगा, तो करने के बाद सबको सम उम करिएगा तो फाइनली रिएक्शन आएगा। तो फाइनल जब कैलकुलेट करिएगा ना तो यही फार्मूला से मैच कर जाएगा आपका। हम क्या बोले फिर से सुनिए, हम बोले कि भाई सपोज करो मीथेन है तो इसका रिएक्शन लिखेंगे ना भाई, कार्बन प्लस 2H2 मीथेन, उसका इंथैल्पी का वैल्यू A, ये जो कंपाउंड होगा उसको लिखेंगे, कंपाउंड होगा उसको लिखेंगे, तो ये चारों रिएक्शन लिखेंगे, चारों रिएक्शन के मदद से ये रिएक्शन आया होगा। तो इसी रिएक्शन को मदद करके रिवर्स करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि फॉर्मेशन तो 1 मोल के लिए डिफाइंड है, जहाँ 3 रहेगा सी का, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 3 मोल बनेगा। उसके बाद सम उम करिएगा ना, तो सम करने के बाद इस रिएक्शन आएगा, तो कैलकुलेशन करके जो इंथैल्पी आएगा फाइनली इस फार्मूला को सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको इतना लंबा मेहनत करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना, ठीक। तो कॉपी करिए सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग कॉपी कर लीजिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद कंबशन पढ़ाएंगे और कंबशन के मदद से भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे एक साथ।
तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, धन्यवाद। ठीक, फिर से क्या बोले कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिलेशन इसके साथ कराएं। अब हम लोग कंबशन पढ़ाएंगे अगला टॉपिक, तो कंबशन का भी इसके साथ रिलेशन आएगा। तो इसके साथ जब कंबशन पढ़ा देंगे तो कंबशन पढ़ाने के बाद भाई दोनों का क्वेश्चन मिला कर कराएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, धन्यवाद।